मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। करें अपन अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने तुल्यांकी भार की बात की थी, जिसमें अपन ने अम्ल, क्षार, आपका विषम अनुपातन अभिक्रिया, आपकी अंतः अणु अभिक्रिया, ऑक्सीकारक, अपचायक, इनके तुल्यांकी भार की बात कर ली थी। आज बेटा अपन नया टॉपिक अपना और एक तरीके से लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया का, इसको स्टार्ट करते हैं। फिर बाकी एक दो लेक्चर में अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा आज का अपना टॉपिक है आयतनी विश्लेषण। आयतनी विश्लेषण की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 133 है, आयतनी विश्लेषण बात कर रहे हैं, जिसे बेटा अपन इंग्लिश में बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात की जाती है। तो बेटा आयतनी विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, इसकी बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद बेटा अपन आगे इसमें लिखवा दूंगा थ्योरी। मॉड्यूल में जो दे रखी है सेम एज इट इज थ्योरी पढ़ेंगे, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके लिखवा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। बेटा आयतनी विश्लेषण एक संख्यात्मक विश्लेषण होता है। संख्यात्मक विश्लेषण बेटा जिसमें अपन किसी अज्ञात विलयन की मात्रा और सांद्रता को पूर्ण रूप से, बिल्कुल सही रूप से ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें कैसे करते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा संख्यात्मक विश्लेषण जो एक आयतनी विश्लेषण है, जिसमें हम किसी विलयन की सांद्रता और मात्रा को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से, त्रुटि रहित तरीके से ज्ञात करते हैं। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक ज्ञात विलयन को ब्यूरेट में भरते हैं। बेटा ये थोड़ा सा आपके लिए अलग शब्द है, ब्यूरेट, पीपेट। बेटा केमिस्ट्री की लैब होती है, जब अपन स्कूलों में बात करते हैं कि केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब होती है ना, तो वहाँ पे बेटा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे बेटा जब हम लेते हैं, उसकी बात की गई है, हम दो अलग अलग विलयनों को एक साथ क्रिया करवाते हैं, जिसमें एक विलयन तो अज्ञात विलयन होता है, जिसकी हमें सांद्रता, मात्रा ज्ञात करनी होती है। दूसरा विलयन ज्ञात विलयन होता है। समझ में आ गई बात बेटा? हम बेटा ज्ञात विलयन को एक कांच की बड़ी नली में भर देते हैं, ट्यूब में भर देते हैं, जिसे बेटा ब्यूरेट बोला जाता है। और जबकि अज्ञात विलयन को हम एक फ्लास्क में, कांच का फ्लास्क होता है, उसमें भर देते हैं और फिर दोनों की क्रिया करवाते हैं। समझ में आ गई बात? इन दोनों की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को बोलते हैं अनुमापन। क्या बोलते हैं बेटा? अनुमापन। तो इस अनुमापन में बेटा हम अज्ञात विलयन की सांद्रता या मात्रा को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट्स में लिख रहा हूं, जिससे आपके इजीली पॉइंट्स क्लियर हो। बेटा हम बात कर रहे हैं आयतनी विश्लेषण। आयतनी विश्लेषण होता क्या है, तो देखिएगा, यह एक संख्यात्मक विश्लेषण है। बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट बना के रखना है, क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। यह एक संख्यात्मक विश्लेषण है, अर्थात किसी विलयन की मात्रा या सांद्रता को पूर्ण रूप से, सही तरीके से त्रुटि रहित ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गई बात? हम बात करें आयतनी विश्लेषण, एक संख्यात्मक विश्लेषण है। संख्यात्मक विश्लेषण मतलब बेटा जिसमें जो विलयन दिया है, उसकी मात्रा या सांद्रता को त्रुटि रहित, एग्जैक्ट, सही तरीके से ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रही है बात बेटा? ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, तो बेटा हम इसमें बोलते हैं, इसमें अज्ञात विलयन को ज्ञात विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है। अज्ञात विलयन की
ज्ञात विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है। समझ में आ रहा है बात? बेटा जब एक क्रिया करते हैं तो जिस बिंदु पे पूर्ण रूप से क्रिया हो जाती है उसे तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं। तो देखिएगा, जिस बिंदु पर क्रिया पूर्ण हो जाती है उसे तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही है बात? तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु पर क्या होता है, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो देखिएगा, तुल्य बिंदु पर सदैव तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्राम तुल्यांक समान होते हैं या बराबर होते हैं। इस कारण अज्ञात विलयन, इस कारण लिखो, या जिससे अज्ञात विलयन की मात्रा या सांद्रता आसानी से ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयतनी विश्लेषण एक संख्यात्मक विश्लेषण है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें अपन किसी विलयन की मात्रा या सांद्रता को त्रुटि रहित पूर्ण रूप से सही तरीके से ज्ञात करते हैं। होता क्या है इसमें? इसमें एक अज्ञात विलयन की ज्ञात विलयन के साथ क्रिया करवाई जाती है, क्रिया होती रहती है। वह पॉइंट जिस पर क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिस बिंदु पर क्रिया पूर्ण हो जाती है उसे तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं। और तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु पर होता क्या है? सदैव ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं, जिसकी सहायता से हम अज्ञात विलयन के लिए जो भी चीजें हमें ज्ञात करनी होती हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। मूल में भी तो हम ये कर रहे थे, जिन भी दो चीजों की बात की है दोनों के तुल्यांक बराबर करो तो जो अज्ञात चीज है वो निकल के आ जाएगी। और आज हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें क्या बोलता है। रफ करूं इसको, देखिएगा बेटा, थ्योरेटिकल है लेकिन अपने पास जो फॉर्मूला आएगा, जो क्वेश्चंस में काम आएगा, उसकी अभी अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना है। बेटा वो देखेंगे एक बार अपन। देखिएगा बेटा आगे, जब तुल्य बिंदु पर हमने क्या बोला, ग्राम तुल्यांक सदैव समान हो जाते हैं, अर्थात जिससे अज्ञात विलयन की सांद्रता और मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, अर्थात तुल्य बिंदु पर हम कह सकते हैं क्या कि तुल्य बिंदु पे आप क्या कह सकते हो? देखिएगा, ज्ञात विलयन के ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू अज्ञात विलयन के ग्राम तुल्यांक। समझ में आ गई बात? हमको क्या पता लगा? तुल्य बिंदु पर हम क्या कह सकते हैं? देखिएगा बेटा, तुल्य बिंदु पे हम कह सकते हैं ज्ञात विलयन के ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू अज्ञात विलयन के ग्राम तुल्यांक। और बेटा इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रम या इस क्रिया प्रक्रम या क्रिया को अनुमापन, अनुमापन जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रम या क्रिया को हम
अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। अब बेटा आप बोलोगे सर तुल्य बिंदु का हमें कैसे पता लगेगा क्रिया पूर्ण हो गई? तो बेटा तुल्य बिंदु का पता हमें जो विलयन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे पता लग जाता है कि तुल्य बिंदु आ गया। और वो कलर चेंज क्यों होता है, इनमें हम एक विलयन मिला देते हैं जिससे कलर चेंज हो जाए, जिसे क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। तो देखिएगा बेटा अपन ने क्या बोला, तुल्य बिंदु का पता सूचक के कारण लगता है, अर्थात सूचक तुल्य बिंदु पर रंग परिवर्तित कर देता है, रंग परिवर्तित कर देता है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? तो अब मैं पूरा प्रोसेस आपको दोबारा बता रहा हूं जो आपको थ्योरी है। आयतनीय विश्लेषण की बात करें, यह एक संख्यात्मक विश्लेषण है। संख्यात्मक विश्लेषण बेटा जिसमें हम किसी विलयन की सांद्रता या मात्रा को पूर्ण रूप से सही तरीके से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात? होता क्या है बेटा, इसमें हम एक ज्ञात विलयन जिसकी सभी चीजें पता है उसकी क्रिया एक अज्ञात विलयन से करवाते हैं जिसके लिए हमें कुछ नहीं पता है। इस क्रिया को अनुमापन कहते हैं। जो क्रिया हो रही है ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन के बीच में, इसे क्या कहते हैं बेटा, अनुमापन कहते हैं। इनकी दोनों की क्रिया होती रहती है। जब क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने को तुल्य बिंदु कहते हैं, अर्थात तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु पर इन दोनों की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, अर्थात इस बिंदु पर इन दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएंगे। इस तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु का हमें पता कैसे लगता है, सूचक के कारण लगता है, अर्थात ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन की क्रिया में एक विलयन और मिला दिया जाता है जिसे सूचक कहा जाता है, जो हमें अंतिम बिंदु या तुल्य बिंदु आने का पता बताता है। अर्थात तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु पर सूचक अपना रंग परिवर्तित कर देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि तुल्य बिंदु आ गया है, अर्थात दोनों की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और तुल्य बिंदु पर बेटा होता क्या है, दोनों के ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर हो जाते हैं। और हमारे को मोल वाले पार्ट से पता है कि जब दो चीजों के ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एक के तुल्यांक बराबर दूसरे के तुल्यांक। समझ में आती है बात बेटा? चलो आगे। तो ये बेटा अपने पास टॉपिक था आज का, क्या, आयतनीय विश्लेषण। तो अब बेटा जब तुल्यांक बराबर हो जाएंगे तो हम तुल्यांक बराबर होने को क्या कह सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अर्थात क्या, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। बोलो सही बात है क्या बेटा? क्योंकि नॉर्मलता गुणा आयतन आपका क्या होता है, तुल्यांक होता है। समझ में आ गई बात? या मैं बेटा क्या बोल सकता हूं, या m1 n1v1 इज इक्वल टू m2 n2v2, क्योंकि हमें पता है नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणा n फैक्टर होता है। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राम तुल्यांक का मतलब n1v1 इज इक्वल टू n2v2, या m1 n1v1 इज इक्वल टू m2 n2v2। समझ में आती है क्या बात बेटा? यहाँ पे ये ज्ञात विलयन है और ये आपका अज्ञात विलयन। डन बेटा? चलो आगे पक्का। तो बेटा इसके बाद अब अपन बात करते हैं अनुमापन की। अनुमापन अर्थात ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन में क्रिया जब तक उनके तुल्यांक बराबर नहीं हो जाए। तुल्यांक बराबर कहाँ होते हैं, तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु, जिसका पता कौन बताता है, सूचक। ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज हम सूचक के आधार पे अनुमापन की बात करेंगे कि कितने प्रकार के सूचक होते हैं, कितने प्रकार के अनुमापन होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आती है बात बेटा? तो इसको रफ करता हूं और उसके बाद अपन अनुमापन के प्रकार की बात करते हैं। घबराना नहीं है बेटा, टॉपिक ये थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको दे रखी है इसलिए जस्ट समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल पॉसिबल इधर नहीं हो पाते, वो स्कूल में ही होते, तो जिससे बेटा आपको दिक्कत नहीं आए इसलिए बता रहा हूं। प्रैक्टिकल की भी सारी बातें, सारे क्वेश्चंस अपन इधर ही कर लेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। समझ में आती है बात बेटा? तो इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा।
तो देखिएगा बेटा, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना है, इसी में बात करेंगे हम अनुमापन के प्रकार कि कौन कौन से अनुमापन बेटा हम पढ़ेंगे। इसमें हम अम्ल क्षार अनुमापन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन पढ़ेंगे, आयोडोमिति और आयोडोमेट्रिक अनुमापन पढ़ेंगे, और उसके बाद बेटा एक अवक्षेपण अनुमापन और संकुल अनुमापन, इन सभी अनुमापन के प्रकार की अपन बात बेटा करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, इधर अपन ने लिखा बेटा अनुमापन के प्रकार। अनुमापन के प्रकार, इसमें बेटा कौन कौन से प्रकार हैं देखते हैं। फर्स्ट है अपने पास अम्ल क्षार अनुमापन, सेकंड है बेटा अपने पास ऑक्सीकारक अपचायक अनुमापन। बेटा इसमें आप 3 अनुमापन पढ़ते हो बेटा, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट के लिए पढ़ते हो, एक डाइक्रोमेट के लिए, एक आयोडोमिति तथा आयोडीमिति के लिए पढ़ते हो। इसे बेटा ऑक्सीकारक अपचायक बोलो या ऑक्सीकरण अपचयन बोलो, बेटा एक ही बात है, दोनों की सेम चीजें होती है, हम पढ़ के आए हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक। तो बेटा इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट परमैंगनेट अनुमापन, बेटा सूचक के आधार पे बात हो रही है। सेकंड डाइक्रोमेट अनुमापन। थर्ड बात करूं बेटा आयोडोमिति या आयोडीमिति, बेटा दोनों में बहुत मामूली फर्क है अनुमापन। देखिएगा बेटा आयोडो और आयोडीमिति, समझ में आ गई बात बेटा। थर्ड अपन बात करेंगे बेटा अवक्षेपण अनुमापन, और फोर्थ बात करेंगे बेटा अपन संकुल अनुमापन। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो आपके कोर्स में है वो 4 अनुमापन है। इनकी थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाती है, केवल आपके नाम याद रहने चाहिए। बाकी बेटा मैं आपको इनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा चारों के लिए क्या क्या है। बेटा जैसे अम्ल क्षार अनुमापन की बात करें तो इसमें क्या होगा, या तो ज्ञात अम्ल होगा अज्ञात क्षार होगा, एक तो ये हो सकता है, या अज्ञात अम्ल होगा ज्ञात क्षार होगा। मतलब 2 विलयन है, एक अम्ल एक क्षार, उसमें एक ज्ञात होगा एक अज्ञात, तो कोई सा भी ज्ञात हो सकता है और कोई सा भी ज्ञात हो सकता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा इसके लिए अपन बात करते हैं। बेटा इसको रफ कर रहा हूं, एक एक के लिए देख रहे हैं। तो क्या बोला अम्ल क्षार अनुमापन में बेटा, अम्ल क्षार अनुमापन जिसमें अपन बेटा क्या बोलते हैं, या तो अम्ल की सामर्थ्य का पता करेंगे मानक विलयन क्षार से, या क्षार की सामर्थ्य का पता करेंगे मानक विलयन अम्ल से। बेटा मानक विलयन का मतलब जो ज्ञात विलयन होता है, समझ में आ गई बात। तो हमने क्या बोला इसमें, अम्ल की सामर्थ्य का पता क्षार के मानक विलयन द्वारा किया जाता है, या दूसरा क्या हो सकता है, क्षार की सामर्थ्य का पता अम्ल के मानक विलयन द्वारा किया जाता है। समझ में आती है बात बेटा, क्या तरीका है। अम्ल की सामर्थ्य का पता क्षार के मानक विलयन, मानक विलयन मतलब बेटा ज्ञात विलयन, या क्षार की सामर्थ्य का पता अम्ल के मानक विलयन, दोनों में से एक केस होगा। बेटा इसमें अपन बात करें, इस तरीके के अनुमापन को क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार अनुमापन बोलते हैं। बेटा इसमें अनुमापन कोई सा भी हो, तुल्य बिंदु का पता हमेशा कौन बताता है, सूचक। तो इस प्रकार के अनुमापन में हम बोलते हैं सूचक के रूप में दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। सूचक के रूप में दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। समझ में आ गई बात। सूचक के रूप में कौन काम में लेते हैं बेटा, दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं।
तो ये हमारे पास बेटा कौन सा अनुमापन था? ये हमारे पास बेटा अम्ल क्षार अनुमापन था, जिसके बारे में हमने पता किया। सूचक के रूप में कौन काम में लिया जाता है? दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिया जाता है। बेटा इस तरीके का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल क्षार अनुमापन में कौन सा सूचक काम में लिया जाता है? तो आप क्या बोलोगे बेटा? दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिया जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा सेकंड अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन क्रिया, जिसमें बेटा 3 प्रकार के हैं, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और आयोडोमिति तथा आयोडीमिति। क्या होता है इसके लिए एक बार थोड़ी सी डिटेल में थ्योरी इंट्रो देख लेते हैं। है क्या बेटा? परिभाषा आपसे इसमें कोई नहीं पूछेगा, केवल इसमें पूछेगा क्या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस में अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को बेटा अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड अनुमापन बेटा अपना क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तो बेटा इसमें मैं बात करूं होता क्या है, देखिएगा। इस प्रकार के अनुमापन में दोनों विलयनों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन होने वाली क्रिया में दोनों के ग्राम तुल्यांकों को बराबर कर दिया जाता है, अर्थात अनुमापन की क्रिया करवाई जाती है। समझ में आ रही है क्या बात? तो देखिएगा बेटा अपन ने क्या लिखा, इस अनुमापन में दोनों विलयनों के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, दोनों विलयनों के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया करवाई जाती है, या ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा एक में ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, एक में अपचयन हो रही है, मतलब एक ऑक्सीकारक है एक अपचायक है। तुल्य बिंदु आएगा, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दो, तो जो भी अज्ञात होगा बेटा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो बेटा 2 अनुमापन हमारे पास हो गए। पहला था आपका अम्ल क्षार अनुमापन, दूसरा था बेटा आपके पास ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तीसरा बात करेंगे बेटा अपन अवक्षेपण अनुमापन। देखिए इसमें क्या होता है उसकी बात करेंगे। थर्ड बात कर रहा हूं बेटा अब इसके प्रकारों की बात नहीं करेंगे, इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमको न्यूमेरिकल्स को हिट करना देखना है, और वो आपके इतना कोर्स में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हायर स्टडीज में है, इसलिए बता दिया है आपको। थर्ड बात कर रहा हूं बेटा अवक्षेपण अनुमापन। इसमें क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब 2 विलयन क्रिया कर लेंगे तो अंत में बेटा अवक्षेप का निर्माण हो रहा होगा। देखिएगा, जब 2 विलयन क्रिया कर अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवक्षेप का निर्माण करते हैं। और बेटा ये निर्माण कहाँ होगा, वही अनुमापन के अंत में, अर्थात जब क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। जैसे बेटा इसका एक एग्जांपल मैं बात कर सकता हूं आपसे। मैंने बोला AgNO3 प्लस NaCl, क्रिया हुई, क्या मिलेगा AgCl प्लस NaNO3। अब बेटा ये जो AgCl है इसके आगे मैंने नीचे की साइड का एरो बनाया है, इसका मतलब बेटा ये क्या है आपका, ये आपका अवक्षेप है। समझ में आ गई बात? तो दोनों विलयनों में अनुमापन की क्रिया हुई, जैसे ही क्रिया संपन्न हो जाएगी तो अंतिम बिंदु पर जहां सूचक रंग परिवर्तित कर रहा होगा वहां पे एक अवक्षेप का निर्माण हो चुका होगा। इस कारण इस अनुमापन का क्या नाम दिया है बेटा हमने, इस अनुमापन का नाम दिया है अवक्षेपण अनुमापन। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो बेटा आगे बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट अपना लास्ट
देखिएगा लास्ट बेटा क्या हो रहा है। फोर्थ अनुमापन की बात कर रहे हैं बेटा। फोर्थ अनुमापन आपका कौन सा है? संकुल अनुमापन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बेटा होगा क्या? संकुल यौगिक का निर्माण होगा। तो देखते हैं क्या है संकुल यौगिक में। इस प्रकार के अनुमापन में दो विलयनों की क्रिया के अंत में अर्थात तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु पर एक अवियोजित संकुल का निर्माण होता है। अवियोजित संकुल का निर्माण होता है। तो आप बोलोगे सर अवियोजित मतलब जो घुलनशील नहीं है, तो वही तो अपने पास अवक्षेपण में भी मिला था। बेटा मिला था, लेकिन दोनों की यदि तुलना की जाए तो हम क्या बोलते हैं? यह अवक्षेपण अनुमापन की तुलना में अच्छा होता है। बोलो समझ में आती है क्या बात? यह अवक्षेपण अनुमापन की तुलना में अच्छा होता है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसका एक एग्जाम्पल की यदि मैं बात कर लूं तो मान लीजिए मैंने बोला उदाहरण के तौर पे देखिएगा Ag+ जब 2Cl- से क्रिया करता है तो बेटा ये ऐसा अवक्षेप बनाता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा इसके लिए बात करें, ये जो संकुल बना ये अवियोजित संकुल है। इसे क्या बोल दिया हमने? अवियोजित संकुल। तो आप बोलोगे कि सर ये तो थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि किस न्यूमेरिकल की बात की जा रही है? बेटा अपन उसको लेके बात करते हैं, हमारे काम का क्या है। बेटा ये तो कंप्लीट थ्योरी थी, और थ्योरी केवल आपसे डायरेक्ट पूछी नहीं जाएगी, तो हमको कैसे पता लगेगा करना क्या है, क्या चीजें हैं, अपन बेटा उसकी बात करते हैं। समझ में आती है बात? रफ करूं इसको एक बार मैं बता देता हूं आपको दोबारा से, अनुमापन होता क्या है, या आयतनी विश्लेषण में हमने बेटा क्या क्या चीज पढ़ी है। आयतनी विश्लेषण अर्थात एक संख्यात्मक विश्लेषण है। संख्यात्मक विश्लेषण बेटा क्या होता है? जिसमें हम दो विलयनों की क्रिया करवाते हैं, जिसमें से एक के बारे में हमें पता होता है अर्थात जो ज्ञात होता है, दूसरा जो अज्ञात होता है। दोनों के बीच में बेटा क्रिया करवाई जाती है। क्रिया करवाई जाती है, इस क्रिया को अनुमापन बोलते हैं। इंग्लिश में टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्रिया जब बेटा पूर्ण हो जाती है तो जिस बिंदु पर पूर्ण होती है उस बिंदु को तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु बोला जाता है। हमें कैसे पता लगेगा कि अनुमापन में तुल्य बिंदु या अंतिम बिंदु आ गया? तो बेटा उस बिंदु पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। वो किस कारण होता है? वो सूचक के कारण होता है। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो इस आधार पे अनुमापन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अम्ल क्षार अनुमापन, दूसरा ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, तीसरा अवक्षेपण अनुमापन, और फोर्थ संकुल अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन में अम्ल और क्षार की क्रिया होगी, जिसमें एक पता होगा और एक नहीं पता होगा। इस प्रकार के अनुमापन को अम्ल क्षार अनुमापन बोलते हैं। इसमें सूचक के रूप में दुर्बल कार्बनिक पदार्थ काम में लिया जाएगा। सेकंड ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। इस प्रकार के अनुमापन में बेटा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। परमैंगनेट अनुमापन, डाइक्रोमेट अनुमापन, आयोडोमिति और आयोडीमिति अनुमापन। ये बेटा सूचक के आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं। थर्ड मैं बात कर रहा हूं अवक्षेपण अनुमापन। ऐसा अनुमापन जिसमें दो विलयनों की क्रिया पर तुल्य बिंदु पर एक अवक्षेप का निर्माण हो जाए, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार के अनुमापन को अवक्षेपण अनुमापन कहते हैं। और लास्ट अपना संकुल अनुमापन, जिसमें बेटा एक अवियोजित संकुल का निर्माण हो। जैसे Ag+ आयन ने जब 2Cn- आयन से क्रिया की तो हमारे पास क्या मिला? AgCN2- चार्ज मिला। अर्थात एक ऐसा संकुल है बेटा, ये आपका अवियोजित संकुल है।
बेटा अनुमापन और पूरा आयतनी विश्लेषण में हमारे काम का क्या है कि आयतनी विश्लेषण या अनुमापन अर्थात जिन भी दो विलयनों की बात करेगा तुल्य बिंदु है तो दोनों के ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होंगे। ये आपका बेटा काम का पॉइंट है। तो अब इसमें बेटा अपन नोट लगा के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो हमारे बेटा न्यूमेरिकल में काम आएंगे, जिनसे हमारे को नीट में हेल्प मिलेगी। तो बेटा इसको रफ करता हूं और आगे की बात करता हूं। तो बेटा आयतनी विश्लेषण की कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास बेटा काम आएंगे, उनकी बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आयतनी विश्लेषण की गणनाएं बोले तो जिसकी हेल्प से बेटा हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के कुछ पॉइंट्स देखते जाइएगा। इसमें बेटा तुल्य बिंदु पर जब भी बात की जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा नोट में पहला पॉइंट, तुल्य बिंदु पर। तो बेटा आपको पहले भी बता दिया है क्या होगा, ग्राम तुल्यांक पहले विलयन के, विलयन 1 इज इक्वल टू ग्राम तुल्यांक विलयन 2। पहले विलयन के ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होंगे, दूसरे विलयन के ग्राम तुल्यांक के बराबर होंगे। और हमें पता है, या हम क्या कह सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि नॉर्मलता हमें पता है क्या होती है, तुल्यांक प्रति लीटर होती है। समझ में आती है बात बेटा। चलो आगे। सेकंड, या बेटा हम बोल सकते हैं M1N1V1 इज इक्वल टू M2N2V2, अर्थात क्योंकि हमें बेटा एक चीज पता है, चूंकि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n फैक्टर होता है। समझ में आ गई बात बेटा। तीसरा बेटा हम और क्या कह सकते हैं तुल्यांक के लिए, मोल 1, तो मोल ही लिख लो, मोल 1 N1 इज इक्वल टू मोल 2 N2, ऐसे लिख लो चाहे, मोल 1 N1 इज इक्वल टू मोल 2 N2। क्यों बेटा, चूंकि जो मोलरता होती है हम ये बोलते हैं मोल बटा आयतन, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं मोल क्या होंगे, मोलरता गुणा आयतन। समझ में आ गई बात। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूले बताए जो हम ग्राम तुल्यांक बराबर करेंगे तो हमारी हेल्प करेंगे। समझ में आती है बात बेटा। इसी के बाद नोट में कुछ फॉर्मूले और कि विलयन जब मिला रहे हैं तो किस किस प्रकार के और फॉर्मूले हमसे पूछे जा सकते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। रफ करूं बेटा इसको। बेटा ये फॉर्मूले जो हमने मोलरता नॉर्मलता पढ़ा था सेम वही है। बड़ा एम मोलरता को बताएगा, बड़ा एन नॉर्मलता को बताएगा, इनकी बात की जाएगी बेटा। अब बेटा देखिएगा और क्या बोल रहे हैं इसमें कुछ फॉर्मूले और, तनुता पर या तनुकरण करने पर। तनुकरण बोले तो बेटा पानी मिला रहे हैं, तो तनुकरण करने पर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या मैं बोलूं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यदि मूलरता की बात की है तो मूलरता का केस लगाएंगे, नॉर्मलता की बात की है तो नॉर्मलता का केस। मतलब तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद में। तनुकरण अर्थात एक विलयन है उसमें पानी मिलाना अर्थात तनु करना। समझ में आ गई बात। और बेटा मूलरता गुणा आयतन क्या हो जाता है, मोल, मतलब पहले के मोल बराबर बाद के मोल, या पहले के ग्राम तुल्यांक बराबर बाद के ग्राम तुल्यांक। समझ में आ गई बात बेटा। इसमें बेटा दूसरा फॉर्मूला देखो, परस्पर क्रियाशील विलयनों को मिलाने पर। बेटा समझना लैंग्वेज, डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चंस, बाकी एक दो लेक्चर में अब केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, थ्योरी कंप्लीट हो रही है अपनी। क्रियाशील विलयन मतलब परस्पर क्रियाशील पदार्थों को मिलाने पर।
जो दो क्रिया कर सकते हैं पदार्थ उनको मिला दिया, दो नहीं कितने भी हो सकते हैं, तो बेटा अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 प्लस N2V2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू NV। कितने भी हो सकते हैं, या बेटा मैं बोल सकता हूँ M1V1 M2V2 प्लस MV। समझ में आ गई बात बेटा। ये बेटा क्या होगा, परिणामी विलयन होगा, अंत में जो बनेगा उसे क्या बोला गया है बेटा, परिणामी विलयन बोला गया है। तो हमने क्या बोला है बेटा, जब हमने दो क्रिया करने वाले जिनकी क्रिया आपस में हो सकती है, दो या दो से ज्यादा, उन पदार्थों को मिला दिया तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2। नॉर्मलता की बात कर रहा है तो ये वाला, मोलरता की बात कर रहा है तो ये वाला। समझ में आ गई क्या बात, अरे बोलिएगा बेटा, क्लियर है। सॉरी ये अक्रियाशील का है बेटा, एक सेकेंड, परस्पर अक्रियाशील, क्रिया नहीं कर सकते हैं, सॉरी। जब बेटा क्रिया नहीं हो सकती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये वो बताया है बेटा, कि जब क्रिया नहीं होगी तो बेटा हम क्या बोलेंगे। समझ में आ गई बात बेटा, क्रिया नहीं हो रही है, परस्पर अक्रियाशील पदार्थ बेटा, जैसे क्या, उदाहरण देख लो। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने मिला दिया अम्ल में अम्ल मिला दिया तो बेटा क्रिया नहीं होगी, या क्षार में क्षार मिला दिया तो क्रिया नहीं, आदि। फर्स्ट एग्जांपल अम्ल में अम्ल, सेकंड एग्जांपल क्षार में क्षार, आदि। बेटा अम्ल में अम्ल मिलाओगे क्रिया नहीं होगी, क्षार में क्षार मिलाओगे क्रिया नहीं होगी। आपके पास मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि इतना HCl इतने H2SO4 के साथ मिला दिया तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। अम्ल में अम्ल मिलाए या क्षार में क्षार मिलाए तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगता है। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा लास्ट फॉर्मूला अपन बात कर रहे हैं, लास्ट फॉर्मूला क्या है, ये तीनों फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का याद रखें। चाहे तनुकरण का केस हो, चाहे अक्रियाशील पदार्थ जैसे अम्ल में अम्ल है या क्षार में क्षार है, तो फॉर्मूले क्या है मैं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारे टॉपिक इजीली क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं। और थर्ड पॉइंट और देख रहे हैं बेटा, अभी हमने देखा अक्रियाशील पदार्थ, अब देखेंगे क्रियाशील पदार्थ जो क्रिया कर लेते हैं, जैसे अम्ल प्लस क्षार, तो क्या होगा। तो देखिएगा बेटा, इसका थर्ड केस बात कर रहे हैं अपन। थर्ड केस देखिएगा, परस्पर क्रियाशील पदार्थ, क्रियाशील पदार्थों को मिलाने पर। कैसे पदार्थों को, क्रियाशील पदार्थों को यदि आपने मिला दिया तो क्या होगा। क्रियाशील पदार्थ जैसे अपन ने बात कर ली बेटा, उदाहरण अम्ल प्लस क्षार, तो बेटा क्रिया करेंगे, उदासीन होंगे, तो क्रिया हो गई, फिर क्या होगा फॉर्मूला वो देखो। तो देखिएगा बेटा, क्रियाशील पदार्थ मतलब जिनको मिला दिया है, जैसे अम्ल प्लस क्षार, तो क्या होगा। तो देखिए N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। तो परिणामी विलयन की सांद्रता क्या होगी, ये होगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार देख लो दोबारा, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। पहला विलयन, दूसरा विलयन, जो दोनों में से बड़ा होगा मात्रा में, उससे पहले, फिर ये NV, ये क्या है बेटा आपका परिणामी विलयन। अब आप बोलोगे सर परिणामी विलयन का मान लो आयतन नहीं दिया, तो आप क्या बोल सकते हो, V का मतलब क्या है, V1 प्लस V2। यदि क्वेश्चन में हमें परिणामी विलयन का आयतन नहीं दिया तो आप V कितना मान लोगे, V1 प्लस V2 मान लोगे। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो ये किनका है बेटा, जब पदार्थ क्रिया नहीं कर लेंगे तो क्या होगा। समझ में आ गई बात। तो बेटा हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्रिया कर लेंगे तो उदासीन होंगे, तो उदासीन होंगे तो माइनस आएगा, क्रिया नहीं करते तो प्लस हो जाता। समझ में आ गई बात। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परिणामी विलयन की सांद्रता N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 किसके बराबर आएगी, N के बराबर।
परिणामी विलयन की सांद्रता। ये नॉर्मलता भी हो सकती है, मोलरता भी हो सकती है। ये क्वेश्चन के डेटा से क्लियर होगा कि किसकी बात की है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इस तरीके से अपने पास सारे फॉर्मूलेज कंप्लीट होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है इसकी बेटा थ्योरी कंप्लीट होती है। अब बेटा अपने पास शीट डिस्कशन और आयतनी विश्लेषण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी, जो भी अपने पास 2 लेक्चर बचे हैं कि किस तरीके से हम बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आयतनी विश्लेषण समझ में आ गया। थ्योरी, अनुमापन के प्रकार वगैरह ये मैटर नहीं है। अपन को क्या ध्यान रखना है कि तुल्य बिंदु पर जिन भी 2 चीजों की बात करेगा उनके ग्राम तुल्यांक आपको क्या करना है, बराबर करना है। समझ में आ गई बात? और वहीं पे नोट के 3 पॉइंट, एक तो तनुकरण वाला जो पहले भी पढ़ा था, N1V1 बराबर N2V2 या M1V1 बराबर M2V2। यदि पदार्थ क्रिया नहीं कर पा रहे हैं तो परिणामी विलयन N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV। समझ में आ गई बात? तीसरा अपन बात कर रहे हैं, यदि पदार्थ क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करने का मतलब कुछ उदासीन होगा, तो क्या होगा, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NV। क्रिया कर ली, उदासीन हो गया, इसलिए बीच में माइनस आ गया। ये परिणामी विलयन की सांद्रता है, ये परिणामी विलयन का आयतन है। यदि प्रश्न में आपको परिणामी विलयन का आयतन नहीं देता है तो आप वो आयतन कितना मान लोगे, V1 प्लस V2 मान लोगे। समझ में आती है बात बेटा? टेंशन नहीं करनी है। ये जो भी टॉपिक आज पढ़ा है इसके नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अपना लेक्चर नंबर 133 है। लेक्चर नंबर 134 और 135 में अपन शीट के सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे जिन जिन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर में तो आराम से शीट हो जाएगी। तो बेटा तब तक आप एक बार क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, टॉपिक अच्छे से देख लो। बाकी जितने टॉपिक है सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके काम के। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी, टेंशन नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। ओके बेटा, तो फिर बाकी की बातचीत अपन बेटा कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।